आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अविनाश गोरक्षाकर मौजूद भी हैं। अविनाश जी को सालों से तो हम देख ही रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और आज भी हमारे साथ वो मौजूद हैं। अविनाश भाई नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले से आपको देख कर लग रहा है कि आपकी सेहत और बेटर हुई होगी, और कैसी रही दिवाली, कैसा रहा सब माहौल, और अभी आप कैसे हो, कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, बिल्कुल सुमित, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने को। और अभी तो मेरे ख्याल से दिवाली तो बहुत इस बार अच्छी रही। मेरे ख्याल से काफी एक पिछले साल की दिवाली और इस दिवाली में देखे तो लोगों का एक्साइटमेंट और जो कंजम्पशन का जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये क्लियर संकेत है कि तीसरी तिमाही भी काफी अच्छी रहेगी। आई थिंक जैसे बाजार में हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम और पेशेंस अप्लाई करिए, तो आने वाले दिन डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। और दिवाली जो हर साल होती है वैसे ही थी, लेकिन आई थिंक वी आर होपफुल दैट सारे निवेशक इस साल इक्विटी में थोड़ा अच्छा पैसा बनाएंगे। अविनाश भाई, आपने इक्विटी की बात की। दूसरा असेट क्लास जिसपे सबसे ज्यादा लोग खुश थे वो था गोल्ड एंड सिल्वर। दोनों में ही एक तेज बिकवाली देखने को मिली है। 7-8 हज़ार रुपए सोना नीचे आ चुका है, चांदी में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। ये मच अवेटेड भी था और मच एंटिसिपेटेड भी था। आप कैसे देख रहे हो इस फॉल को? क्या ये जो अनसर्टेनिटी थोड़ी सेटल हो रही है, इसको माने कि इक्विटी का राइज है और कमोडिटीज का फॉल है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर का बढ़ने का एक मेन कारण था कि अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये थोड़ा अनसर्टन फेज है, उसीलिए सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे थे। सोने का भाव इतने शॉर्ट टर्म में इतना जल्दी भागा है। अभी इस लेवल से कोई अगर खरीदता है तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी आपको अल्फा या बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, गोल्ड के प्राइस अगर आप 2-3 साल के कंपेयर करें तो गोल्ड लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। बट अभी इस बार अगर इस टाइम पे आप खरीदते हो तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक पॉज लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मौके आपको बाद में मिलेंगे निचले लेवल पे। और मैं कहूंगा कि देखिए, सोने में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो जो टाइम था वो तो अभी ऑलरेडी निकल गया है। फ्रेश बाइंग के लिए अभी गुंजाइश नहीं है, तो जिनके पास है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए अभी थोड़ा इंतजार करे। बट ओवरऑल हमको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का आपको देखने को मिलेगा। अविनाश भाई, बाकी कमोडिटीज को अलग रखें क्या इससे? बाकी जो मेटल होंगे, प्रीशियस मेटल से अलग रख के चलूं क्या उनको भी? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल वगैरह? नहीं, देखिए, अभी जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं कि यूएस और चाइना का डील होगा, उसके बाद इंडिया का होगा, तो ऑलरेडी मेटल्स में एक अच्छा तेजी का माहौल दिख रहा है। कॉपर का भाव भी बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम का भी भाव बढ़ रहा है। अगर आप फेरस स्टील की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। तो माहौल डेफिनेटली ग्लोबली मेटल कंपनीज के लिए अच्छा हो रहा है, और ऊपरी लेवल से काफी पिटाई ये मेटल कंपनीज की हुई है। हालांकि देखिए, ये सेक्टर बहुत वोलेटाइल है, बट मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली एल्यूमिनियम और कॉपर ये दो ऐसे मेटल्स है जहां पे आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कॉपर में ऑलरेडी 2-2.5% का मूव कल हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेटल्स वापस फ्लेवर में आ रहे हैं, लेकिन आपको ये सेकंड क्वार्टर के नंबर के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी एक बार सुननी पड़ेगी। बट डेफिनेटली स्ट्रक्चरली हम पॉजिटिव है मेटल्स, एल्यूमिनियम पे, कॉपर पे। और ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो प्ले करना है, मेरे ख्याल से गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज हो गई या गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हो गई, अगर किसी को निवेश करना है और निचले लेवल पे खरीदना है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में इसमें कोई डाउट नहीं कि गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, पर थोड़ा एक ब्रेक लेके काम करेगा। अविनाश भाई, जो एफआई का नंबर है वहां पर भी पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। मतलब बिकवाली तो अभी भी है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी की नहीं है। एक दूसरा, एफआईज खरीदारी में भी लौटे हैं। नेट अगर अक्टूबर महीने के दौरान ही देखें तो एफआईज के जो आंकड़ा है उसमें कोई ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं है। अब तक करीब करीब 244 करोड़ रुपए की अक्टूबर महीने में बिकवाली रही है नेट एफआईज की, और बीते सत्र में 621 करोड़ रुपए की खरीदारी रही है। सो ये जो बाय का ट्रेंड वापस धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है, क्या ये मान के चले कि हाँ थोड़ा थोड़ा अब सिचुएशन संभली है एटलीस्ट? नहीं, थोड़ा सा तो संभली है, और मुझे लगता है कि देखिए, आपको क्लियर सिग्नल जनवरी से मिलेगा। एक तो इंपोर्ट टैरिफ का जो डील है वो एक बार होपफुली साइन अप होता है तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी निकल जाएगी। और दूसरी बात है कि देखिए, एफआईएस भी लिक्विडिटी पोजीशन देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में कंटिन्यूअसली एक बड़ा सप्लाई प्रेशर आ रहा है। मैं पढ़ रहा था कि नवंबर में भी 40,000 करोड़ का पैसा आईपीओ मार्केट्स लेके जाएंगे। तो एफआईआई अभी सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से उन्होंने जोर से बाइंग शुरू नहीं की है। बट जब तक प्राइमरी मार्केट का थोड़ा प्रेशर मार्केट पे रहेगा,
मैं समझता हूँ कि एफआई भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में थोड़ा थोड़ा करके सिलेक्टिवली बाय करेंगे। एक बार प्राइमरी मार्केट का फ्लो खत्म, आई मीन मोरलेस थम जाता है, तो उसके बाद सेकेंडरी मार्केट्स को बड़ा बूस्टअप मिलेगा। एक और चीज अविनाश सर, ये जो टैरिफ को लेकर ईज ऑफ हो रहा है, ट्रम्प साहब का दौरा शुरू हुआ, उसके बाद आने वाले समय में मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों पर बैठक है, बैंक ऑफ जापान की है, यूएस की फेड की है, इनकी बैठक है, प्लस इंडिया में आईपी के नंबर्स हैं। सो ये इवेंट तो काफ़ी सारे हैं इस पूरे वीक में। तो जो ये ग्लोबल टर्मोइल्स हैं, लग रहा है थोड़ा ईज ऑफ होगा, और जो टैरिफ को लेकर बाजार में अटकल नहीं, शायद 15% टैरिफ आ गया है या 50% तो एटलीस्ट नहीं रहेगा। सो मान के चलें कि ये सिचुएशन थोड़ी बेटर होनी चाहिए यहाँ से। नहीं बिल्कुल, देखिए इस वीक में फेड की पॉलिसी मीटिंग भी है, उसके बाद हमारे आईएफपी आंकड़े हैं, उसके बाद ये इंपोर्ट टैरिफ का तो इशू अभी बहुत जल्द होने वाला है। अभी तो हमने ये भी सुना है कि चाइना की डील पहले होगी, उसके बाद शायद इंडिया की होगी। बट कहीं ना कहीं देखिए, इंडिया फॉर्मली एक बात ऑलरेडी कह चुका है कि वो ट्रेड डील अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही एग्री करेंगे। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि नवंबर के एंड में वी शुड बी एबल टू गेट गुड न्यूज। एक्सपेक्टेशन थी कि दिवाली में कुछ न्यूज आएगा, बट अगर ऐसा नहीं है तो नवंबर एंड में तो होपफुली लगता है कि इंडिया यूएस डील हो जाएगा। और ये मार्केट के लिए बहुत एक सेंटिमेंटली बड़ा बूस्टर है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट कट्स काटे गए हैं, जीएसटी के कट्स हो गए हैं, बारिश इस बार अच्छी है, तो सारे जो ट्रिगर्स है वो तो अभी पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हो चुके। बट ये सबसे बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा अगर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 15-20% आती है, क्योंकि इससे काफी क्लैरिटी मिलेगी और जो अनसर्टेनिटी है वो पूरी तरह से खत्म होगी और मार्केट्स फिर आगे फॉरवर्ड लुकिंग देखेगा। एक और चीज़ अविनाश सर, जो बड़ी खबरें हैं, यानी कि ट्रिगर डोमेस्टिक फ्रंट पर जो चल रहे हैं, उसमें आता है अर्निंग्स। पहले तो सो फार जो अर्निंग आ रहे हैं उसमें कोटक के अर्निंग ठीक ठाक रहे, कोफोर्स के अर्निंग ठीक ठाक थे, रिलायंस के अर्निंग भी ठीक ठाक थे। सो अर्निंग से कितना सेटिस्फैक्शन अब तक आप ग्रैब कर पाए हो, जो नंबर्स आ रहे हैं कितने सेटिस्फैक्ट्री हैं, और लग रहा है कि Q2 प्लस Q3 के नंबर्स और बेटर होंगे, जीएसटी कट का पूरा इम्पैक्ट वहाँ दिखेगा। सो कैसे देखें हम नंबर्स को? नहीं बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि नंबर्स उम्मीद से थोड़े से अच्छे आ गए हैं, बहुत कम नेगेटिव सरप्राइजेस आ गए। मेरे ख्याल से Q2 में तो जीएसटी का बेनिफिट तो पूरा आएगा नहीं, क्योंकि 22 सितंबर से जीएसटी के कट्स इंप्लीमेंट हो चुके थे। लेकिन आपने सही कहा कि Q3 में मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपको फुल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार की बाइंग ऑटो में हो गई है, जैसे मारुति ने कहा है कि एक धनतेरस वाले दिन पे उन्होंने 1 लाख गाड़ी बेची है, बाकी ऑटो कंपनीज ने भी बहुत अच्छा नंबर ऑटो में दिखाया है। महिंद्रा ने कहा है कि ट्रैक्टर सेल भी बहुत अच्छी तरह से पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कंजम्पशन लेवल रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है, जैसे एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर अप्लायंसेज हो गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट शायद Q3 के नंबर्स अभी भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, अभी डिस्काउंट नहीं किया है, तो अच्छे नंबर्स तो जरूर आएंगे। और ये एक अच्छा संकेत है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स फाइनली Q2 Q1 के मुकाबले में डेफिनेटली अच्छा ही है और आगे मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अब दो तीन खबरों पे जरा नजर डालिए। पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये एक ऐसे जंक्चर पे खड़ा है जहां पर बहुत सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। इनका ऑयल का खरीद का कट करना वो इंडिकेट करता है, पहला साइन कि शायद डील हो जाए, क्योंकि इन्होंने बात कही हुई है कि इन्होंने अपनी ऑयल परचेज कम कर दी है। दूसरा, इन्होंने एक एआई को लेकर भी अपनी जेवी बनाई है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ होल, क्योंकि ये बाजार को चलाने का ही पूरा सक्षम रखता है, दम रखता है, एज अ होल रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप कैसा देख रहे हो? नहीं बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए सुमित, ये स्टॉक बहुत धीरे चलता है, लेकिन अगर आप एआई का भी उनका बिजनेस देखें तो मेटा के साथ उन्होंने ये टाई अप किया है, एआई में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये प्लान कर रहे हैं। प्लस जामनगर में काफी बड़ा डेटा सेंटर भी बिल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस कर रहा है। और ऑयल की जो प्राइसेस है अभी, जो ऑयल का जो प्रोग्राम वो ज्यादातर रशिया से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो रुकवाते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है, सिग्नल है कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी का कंक्लूजन होने वाला है। कैसे इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी कोई बड़ा उछाल तेल की कीमतों में आया नहीं है। जब तक मिडिल ईस्ट और दूसरे कंट्रीज अपने सप्लाई के ऊपर कुछ कमेंट करते नहीं है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उसको अगर मार्केट से निकाला गया बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, तो एक ही कंसर्न है कि ऑयल के प्राइसेस इतना जल्दी बढ़े ना, क्योंकि अगर वो बढ़ता है तो ऑब्वियसली उनके जीआरएम्स में कोई फर्क आ सकता है। बट ओवरऑल अभी लग तो नहीं रहा है कि इमीडिएटली कोई एक्शन होगा। बट स्ट्रक्चरली जिसको अभी भी खरीदना है रिलायंस, मेरे ख्याल से देखिए अगले 12-15 महीने का भी कोई अगर लेता है
तो अगले साल होपफुली रिलायंस रिटेल का भी मेरे ख्याल से शायद वैल्यू अनलॉकिंग की बातें चलेगी, क्योंकि अभी जियो ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। जियो टेलीकॉम के लिए थोड़ा वक्त है, बट रिटेल बिजनेस के लिए उम्मीद है कि अगले साल मैनेजमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी जहां पे पूरी तरह से वैल्यू अनलॉक हो। तो ट्रिगर्स तो बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ निवेशित रहना चाहिए। ओके। दूसरा सेक्टर या दूसरा नाम जो है वो है आईटी। टीसीएस पहले से तो बेटर सिचुएशन में खड़ा है। कोफोर्ज के नंबर आए, नंबर्स ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। सो फार मिड कैप आईटी के नंबर ठीक हैं। आज रिएक्शन भी इसलिए आईटी में थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अदरवाइज जो नंबर आए हैं आईटी के, चाहे लार्ज कैप के हो, मिड कैप के हो, और जो सिचुएशन में अभी खड़ा है सेक्टर करेक्शन के बाद, कितना वेल पोजीशनड आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं देखिए, नंबर्स तो उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। आपने कोफोर्स की बात की तो नंबर्स तो उम्मीद से काफी बेहतर थे, आज भी स्टॉक अच्छा चल रहा है। बट अगर आप एचसीएल टेक के भी नंबर देखें तो नंबर्स आर मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आईटी में जो भी नेगेटिव था वो ऑलरेडी प्राइसेस में हमने डिस्काउंट कर लिया है। देखिए, जैसे ही इंपोर्ट टैरिफ पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट आता है, मेरे ख्याल से जो अनसर्टेनिटी थी इंडियन कंपनीज को ऑर्डर विंस को लेके, वो मेरे ख्याल से कंप्लीट होगी, और हो सकता है जनवरी से आपको एक अच्छा डील विन भी अनाउंस करके को मिले। इन्फोसिस ने भी 1800 रुपए में बायबैक अनाउंस किया है, तो हमको लगता है कि वो भी एक अच्छा विकल्प है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप आईटी पे हम अभी ज्यादा पॉजिटिव है। हमको लगता है कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये ऐसी कंपनीज है जो बढ़ने में कोई टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हेल्दी है। ग्रोथ का जो प्रॉब्लम था वो अभी स्लोली स्लोली सॉर्ट आउट हो रहा है, और जो नंबर्स आ गए हैं वो सुमित मेरे ख्याल से उम्मीद से अच्छे हैं। तो वो एक अच्छा कंफर्टिंग फैक्टर है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ने इन स्टॉक्स को बिल्कुल बुला दिया था, बट अभी नंबर्स अच्छे होने के कारण वापस से थोड़े लाइमलाइट में आ चुके हैं। ओके, तो इस स्पेस पे भी आप अदरवाइज नजर रखिएगा। अविनाश सर, सिचुएशन वाइज अगर अभी देखा जाए तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट थोड़ा बहुत बेटर हुआ है। एसबीआई स्लोली एंड स्टेडली अपने ऑल टाइम हाई पर है, और इनफैक्ट अगर डीप वैल्यू देखा जाए तो इसी स्पेस में थी, स्पेशली पीएसयू बैंक में, जहां पर डबल डिजिट की डिपॉजिट ग्रोथ थी और प्राइस टू बुक के नीचे सबके सब कामकाज कर रहे थे। अभी ये कितना कंफर्ट में आए हैं, बैंक्स या पीएसयू बैंक्स? नहीं देखिए, बैंक्स में आपने सही कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो नंबर्स इस क्वार्टर में आ गए हैं मेरे ख्याल से काफी बेहतर है। अगर आप एसबीआई के नंबर देखिए, पीएनबी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, मुझे लगता है कि छोटे बैंक में इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसा प्लेयर ने भी बहुत अच्छे नंबर दिखाए। तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो जरूर है, और मुझे लगता है कि देखिए जो भी कंजम्पशन रिलेटेड जीएसटी कट्स जो अनाउंस हो चुके हैं, इसका मेजर बेनिफिट तो बैंक्स को मिलेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्लियरली कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है। तो थर्ड क्वार्टर मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर से काफी बेहतर होगा, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो इनके लिए बिजनेस बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कैपेक्स बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी कैपेक्स कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कैनरा बैंक और पीएनबी, ये दो ऐसे विकल्प है जो मुझे लगता है कि अभी भी अच्छे हैं, और यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिनको पीएसयू बैंक का पोर्टफोलियो बनाना है, ये अच्छा मौका है, क्योंकि एक बार तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आ गए तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को डेफिनेटली पता चलेगा कि नंबर्स में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आ गया है। तो विजा वी अगर देखा जाए प्राइवेट एंड पीएसयू, अगर इस समय बेट करने लायक सिचुएशन में कुछ दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, पीएसयू की प्राइवेट? नहीं, मैं तो पीएसयू में जाऊंगा, क्योंकि देखिए प्राइवेट में तो हम सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक पे पॉजिटिव है, लेकिन वो भी स्टॉक अगर आप देखें तो क्यू2 के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। मार्केट को जिस प्रकार का ग्रोथ चाहिए था उतना ग्रोथ आया नहीं, उसलिए स्टॉक में इतनी बढ़त देखने को मिली नहीं। बट पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लगता है कि ये थोड़े से बेटर प्रेफरेबल चॉइसेस होंगे, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, और यहाँ पे बेसिकली जो भी पार्टिसिपेशन है वो अभी भी पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन या बड़े इन्वेस्टर्स ने किया नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रनवे बड़ा है, तो पीएसयू बैंक्स विल बी अ बेटर चॉइस। एक अविनाश सर, ये आईपीओ मार्केट में क्या कहोगे कि ये हफ्ते भी दो बड़े आईपीओ आ रहे हैं, स्टड्स का आईपीओ आ रहा है, लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, और मुझे पता है आप आईपीओ को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो फ्रॉम एसएमई स्पेस टू मेन बोर्ड स्पेस। तो कैसे देख रहे हो इन आईपीओ में, कुछ है क्या दम, या अभी अवॉइड ही करें इनको हम? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आपने भी देखा होगा कि आजकल आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग का गेम तो बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ। और अगर आप एचडीबी फाइनेंशियल देखिए या पिछले आईपीओ देखिए, टाटा कैपिटल देखिए, तो कोई बड़ा लिस्टिंग गेन आया नहीं है। तो मैं कहूंगा देखिए, लेंसकार्ट में भी अगर आप वैल्यूएशन देखें तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है।
और मेरे ख्याल से ऐसे कंपनीज में लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो जरूर बनेगा, बट प्योरली आईपीओ मार्केट में अप्लाई करके कुछ पैसा बनाना, इसमें लगता नहीं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टड्स की भी बात करें तो मुझे लगता है कि स्टड्स बहुत अच्छी कंपनी है जो हेलमेट्स बनाती है, और काफी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इस आईपीओ को। तो मेरे ख्याल से मैंने यही कहूंगा निवेशकों को, पोस्ट लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और मार्केट में जिस प्रकार का पैसा कंपनीज उठा रही है, जैसे मैंने कहा 40,000 करोड़ नवंबर में कंपनीज प्लान कर रही है रेस करने के लिए, तो डेफिनेटली पोस्ट लिस्टिंग इन कंपनीज में आपको एक निवेश करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा लंबा लिस्टिंग गेन मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के पैसा डालना है। आईपीओ में जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि कंपनी बिल्कुल अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, और उसलिए मैं कहूंगा कि पोस्ट लिस्टिंग ही खरीदने के मौके ढूंढिए। ये सारी अच्छी कंपनियां आपको थोड़ा सा रीजनेबली लोअर आईपीओ प्राइस से अगर मिलती है, तो फिर आपका आरओआई और भी अच्छा बनेगा। तो एक राय यहाँ पर भी आपको दी गई है। बाकी अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो आम तौर पे दिवाली या उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एफएमसीजी खपत रिलेटेड सेक्टर में तेज़ी आती है, और यहाँ पर बहुत समय से कुछ हुआ भी नहीं है। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, एफएमसीजी में मुझे लगता है कि 22 सितंबर को जब ये जीएसटी कट्स अनाउंस हुए थे, तभी एक्सपेक्टेशन थी कि सेकंड क्वार्टर में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो कि नॉर्मली जो डीलर होते हैं उनके पास पुराना स्टॉक होता है, उसको कंप्लीटली बेचने के पहले या उसको रिप्लेस करने के पहले वो नया स्टॉक बेचेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वार्टर है, इसमें आपको पूरा इम्पैक्ट जीएसटी कट्स का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए, रूरल डिमांड भी अभी अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि बारिश इस बार उम्मीद से काफी बेहतर है। तो तीसरी तिमाही में मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा अपटिक वॉल्यूम ग्रोथ में देखेगा। जो लीवर के भी नंबर्स आ गए, उसमें भी उन्होंने कहा है मैनेजमेंट ने कि जो दिसंबर क्वार्टर रहेगा उसमें अच्छा ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ में देखने की वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो काफी वेरियस विकल्प है, जैसे डाबर है, मरिको है, गोदरेज कंज्यूमर है। यहाँ पे काफी समय से स्टॉक्स चले नहीं है, बट मेरे ख्याल से अगर किसी को निवेश करना है तो ये समय अच्छा है, क्योंकि देखिए जब स्टॉक्स चलते नहीं है और थोड़ा सा स्लगिश होते हैं, तभी थोड़ा सा आपको खरीदने का मौका मिलता है। तो वी आर पॉजिटिव ऑन एफएमसीजी सेक्टर, लेकिन ये थोड़ा धीरे चलने वाला सेक्टर है, तो यहाँ पे 6 to 8 मंथ्स का नजरिया रखे, आपको पहला टेलविंड अक्टूबर टू दिसंबर के नंबर्स में दिखाई देगा। तो अविनाश सर, जो सेक्टर या जो तेजी पकड़ चुके हैं शेयर, जैसे डाइवर्सिफाइड स्पेस में चलते हैं, भारती एयरटेल है अपना नया हाई बना रहा है रोज बरोज, या एम है जो पीछे अपना नया हाई बना चुका है, इस तरह के शेयरों में क्या करें? देखिए, एमएनएम तो हमको अभी भी लगता है कि जिनको ऑटो सेक्टर पे एक्सपोजर लेना है, उनको एमएनएम को बिल्कुल क्लोजली वॉच करना चाहिए। थोड़ा सा अगर हो सके तो एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए पहली बार तो उन्होंने ओपनली कहा है कि ट्रैक्टर सेल्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, उनके लाइट कमर्शियल व्हीकल के सेल बढ़े हैं, ऑटो सेल्स भी अच्छे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उनका ऑटो पैक बहुत अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। और ये कंपनी खराब टाइम में भी, चैलेंजिंग टाइम में भी इन्होंने बहुत अच्छा नंबर दिखाया था। अगर आप टाटा मोटर्स देखिए, अशोक लेलैंड देखे, तो ये क्लियरली साइक्लिकल प्लेस है, बट महिंद्रा ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइस फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। यहाँ पे अच्छी खासी आपको ग्रोथ मिलेगी। और रही बात अगर ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें जो इनके लिए रिलेटेड है, तो ऑटो कंपोनेंट में मुझे लगता है काफी कंपनियां है, जैसे श्रीराम पिस्टन हो गया, सुंदरम फास्टनर्स है, लुमैक्स इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि इनके नंबर भी मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में बहुत ही दमदार आएंगे। और दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था सुमित एक आपने? भारती एयरटेल एम के देखिए अलावा। हाँ, ये भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि देखिए टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप इनका अगर 5G रोल आउट देखो, अगर उनके फाइनेंशियल देखो, तो उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। और जो प्राइसिंग प्रेशर था आरपूस को लेके, वो अभी मेरे ख्याल से ओवरऑल खत्म हो चुका है। अभी डायरेक्टली तो सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो अभी टेलीकॉम स्पेस में कॉम्पीट करती है। वोडाफोन की तो मेरे ख्याल से हालत काफी खराब है। तो मुझे लगता है कि टेलीकॉम एक बहुत ही अच्छा कंपाउंडर वाला स्टॉक हो सकता है। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है, हालांकि देखिए वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, बट मैं कहूंगा कि ऐसे कंपनीज में जिस प्रकार से टेलीकॉम पेनिट्रेशन इंडिया में, अच्छा ग्रोथ आपको आने वाले 6 to 12 मंथ में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे भी गिरावट में अगर कोई अच्छा निचले लेवल मिलता है, तो उसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो दोनों महिंद्रा और भारतीय टेलीकॉम आई थिंक मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो के अच्छे चॉइसेस रहेंगे। तो दोनों पोर्टफोलियो के लिहाज से बेटर चॉइसेस रहेंगी। एक बार ये कोटक महिंद्रा बैंक को और देखना अविनाश सर, इसके नंबर्स आए बहुत ही वो जो डिसीजन है बहुत स्प्रेड है। कुछ लोगों को नंबर्स ठीक दिख रहे हैं क्योंकि नंबर्स एनआईएम पे मिस हैं, पैट पे मिस हैं,
बट ग्रॉस एनपीए नीचे आया है, वैसे अनुमान से बेटर है। सो कोटक महिंद्रा बैंक कैसा देख रहे हो आप इसको? और दूसरा ये जो बाकी दोनों पोस्टर बॉय हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, इनको अभी क्या रीड करें? देखिए मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक में तो नंबर्स ठीक ठाक आ गए थे। हालांकि ग्रोथ जैसे मैंने कहा जितनी एक्सपेक्ट थी उतनी आई नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि सेकंड हाफ को एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा बाउंस बैक दिखेगा। कोटक बैंक की देखिए तो देखिए एक ही अच्छा बात इन क्वार्टर में थी कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। हालांकि निम्स कम हो चुके हैं और स्टैंड अलोन बेसिस पे तो मार्केट को अनुमान था कि मोरलेस एक तरीके का एक फ्लैट ही परफॉर्मेंस आएगा। जो कंसोलिडेटेड नंबर आ गया है वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज आ गया। वहां पे उनका जो इंश्योरेंस कारोबार है वहां पे 30% का प्रॉफिट डीग्रोथ आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद थी कि शायद कंसोलिडेटेड भी फ्लैट आए, जो आया नहीं। ऑलमोस्ट 16-17% डाउन था बाय बाय बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक थोड़ा मौका कोटक बैंक को देना चाहिए, क्योंकि देखिए वेल मैनेज्ड बैंक है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, उनका प्रोडक्ट का बुके भी काफी बड़ा है। तो इस लेवल से मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन कोई बड़ा एक्साइटमेंट भी इस सेकंड क्वार्टर में नहीं था। तो मोटा मोटी आई थिंक आपको एक दिसंबर के क्वार्टर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर में अगर होपफुली नंबर्स अच्छे आते हैं तो यहाँ पे 23-2400 का फर्स्ट टारगेट पॉसिबल लग रहा है। तो सिचुएशन वाइज आपके सामने जो बैंक्स हैं, जिसपे स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद शुरुआत तो गैप डाउन हुई, लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन करीब करीब 1-1.5% नीचे ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अविनाश सर, एक स्पेस पे और बात करना चाहूँगा, वो है हॉस्पिटल स्पेस। ये स्पेस है तो बढ़िया, लेकिन है भी महंगा। सो यहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या कि यह सब कुछ हाथ से निकल गया है, अभी कुछ मत करो, दूर रहो, क्योंकि बहुत चला है ये सेक्टर और बहुत प्रॉमिसिंग भी है। सो क्या किया जाए यहाँ? नहीं, मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि हॉस्पिटल सेक्टर महंगा है और महंगा ही रहेगा, बिकॉज इसमें सभी को पता चला है कि आज जो भी हॉस्पिटल्स है वो स्पेशलिटी फोकस करते हैं, इनके पास काफी अच्छा डिमांड है। तो मैं कहूंगा कि देखिए हॉस्पिटल सेक्टर में हमको जो बड़े में तो ऑफकोर्स अपोलो हॉस्पिटल तो ब्लू चिप है, बट अगर छोटे में अगर कोई लेना चाहता है तो यथार्थ हॉस्पिटल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए इसमें काफी बड़े अच्छे एचएनआईज एंटर कर चुके हैं, ग्रोथ भी काफी अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अभी और एक नया हॉस्पिटल खोला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको नजरिया कम से कम यहाँ पे 1.5-2 साल का रखना चाहिए, क्योंकि तभी आपका पैसा इधर बनेगा। इन द शॉर्ट टर्म जैसे आपने सही कहा कि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, और ये कंपनी सारी ईवी टू इबिटा पे वैल्यू होती है, वहां पे भी मल्टीपल्स बढ़ गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को पता चला है कि अच्छा क्वालिटी हॉस्पिटल होगा तो आने वाले 5-10 साल में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड अच्छी है और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से गिन चुन के ये दो तीन हॉस्पिटल स्टॉक पे फोकस करिए। और मुझे लगता है कि कभी भी मार्केट गिरता है कोई भी कारण से, गिरावट में करेक्शन में, तो ये एक ऐसा एवरग्रीन सेक्टर है जो अच्छा पैसा बना के देगा, प्रोवाइडेड आपका टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल है। तो अविनाश सर, क्योंकि आप बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल को भी ट्रैक करते हो, तो यहाँ कहीं है क्या किसी छोटे हॉस्पिटल में वैल्यू, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं अच्छा नाम? क्योंकि लार्ज कैप तो सारा महंगा है, मैक्स हुआ, फोर्टिस हुआ, जितने बड़े हॉस्पिटल थे बहुत भागे हैं, और आप छोटे हॉस्पिटल को ट्रैक करते हो, मेरे को ये बात पता है। सो यहाँ कोई अच्छा नाम? नहीं, फिलहाल तो देखिए हमने अभी का एज ऑफ नाउ तो लार्ज कैप हॉस्पिटल स्टॉक्स पे ही फोकस किया है। छोटे में तो अभी हमने कोई नया इनिशिएशन कवरेज किया नहीं है। लेकिन सुमित, मुझे लगता है कि देखिए बड़े हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉलेटिलिटी भी कम होती है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट में बड़े साइज को लेके ही थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट आता है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए प्राइस को मत देखिए, वैल्यू को देखिए, और यही आपके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट आने वाले 2-3 साल के लिए आगे लगातार प्रमोट और पुश करेगा। तो यहाँ पे कंफर्ट ज्यादा है। एक और चीज़, ये मेटल पे भी हमने बात की थी, तो प्रीशियस मेटल में तो ठीक है प्रॉफिट टेकिंग है, आपने कहा कि नॉर्मल जो बाकी मेटल है उनमें खरीदारी रहेगी। सो इस स्टोरी को प्ले करने के लिए हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये कैसे दिख रहे हैं? नहीं, हिंडाल्को और टाटा स्टील तो डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं, बट मैं कहूंगा कि अगर आपको कॉपर प्ले करना है तो वेदांता है, हिंदुस्तान कॉपर है। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि तेजी जब आएगी तभी हिंदुस्तान कॉपर तो कंट्री का सबसे बड़ा कॉपर प्लेयर है। वेदांता के पास तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एक एंट्री जरूर निवेशकों को बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ग्लोबली ये इम्पोर्ट टैरिफ का मामला सुलझता है
मुझे लगता है कि ग्लोबली मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ही कंफर्टिंग है, बहुत ऊपरी लेवल से गिर चुके हैं। तो अगर तीसरी तिमाही उम्मीद से बेहतर आती है तो आपको बहुत अच्छी छलांग एक शॉर्ट पीरियड में देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए ये वोलेटाइल मार्केट है तो आपको वो कॉशन लेके काम करना है। बट टाटा स्टील डेफिनेटली लुक्स अट्रैक्टिव, उसके बाद हिंडाल्को और उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर। ओके, तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये तीन नाम जिनके ऊपर आप अदरवाइज नज़र रखिएगा। और ये अविनाश सर, क्योंकि आईटी की स्टोरी में जैसे जैसे रिवर्सल आता है, सपोर्टिव बाइंग आती है रियल स्टेट में भी, वो भी उतनी तेज़ी से नीचे आए थे। सो अब आईटी में जैसे जैसे पुल बैक आ रहा है, लग रहा है क्या कि रियल स्टेट भी हाँ थोड़ा सपोर्टिव बाइंग दिखाना चाहिए? नहीं, दिखाना तो चाहिए, लेकिन देखिए रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से मार्केट को शायद इतना नंबर्स में इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे भी रेट कट्स हो गए हैं, डिमांड ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छी है, तो यहाँ पे भी अच्छे विकल्प है, जैसे कि ओबेरॉय रियल्टी हो गया, अनंतराज हो गया। अनंतराज ने तो बहुत ही ऊपरी लेवल पे 1,000 करोड़ का क्यूआईपी किया, लेकिन स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट ये मेरे ख्याल से मौके रहने चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये सारी बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल में अच्छे अर्निंग्स दिखाने की दमखम रखता है। तो डेफिनेटली आई थिंक ओबेरॉय रियल्टी हो गया, उसके बाद ये अनंतराज हो गया, ऐसी कंपनीज में जरूर फोकस करिए जहां पे विजिबिलिटी अच्छी है और जहां पे बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। तो मिड कैप है क्या कुछ इसमें? मिड कैप, स्मॉल कैप रियल स्टेट में जाएं, या फिर अभी लार्ज कैप यही सारे प्लेयर, ओबरॉय या डीएलएफ या ये बड़े लोधा, इन्हीं के साथ ही रहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक में लोढ़ा, आपने जो कहा हमको लोढ़ा पसंद है क्योंकि लोढ़ा बॉम्बे मार्केट में काफी बड़ा प्लेयर है। और दूसरा ये अनंतराज जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको रियल एस्टेट और डेटा सेंटर का देता है। मुझे लगता है कि देखिए 1.5-2 साल अगर कोई यहाँ पे निवेशित रहता है तो डेटा सेंटर बिजनेस कैन ओवरटेक रियल एस्टेट बिजनेस, और वो बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको प्रॉपरली स्टॉक सिलेक्शन करके अपना फोकस बना के फ्यू कंपनीज में निवेश करना है, और मार्केट आपको बहुत मौके देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। बट आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे रियल एस्टेट कंपनी शायद इतना जल्दी ना भागे। तो सिलेक्टिवली एक दो कंपनीज पे पहला मुझे लगता है पैसा निवेश करिए, जैसे जैसे तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो शायद यहाँ पर एक अच्छे पिकअप गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अभी के लिए कोई स्टॉक या सेक्टर जिसको आप लग रहा है कि हाँ ये वेल पोजीशनड है, अगर मुझे लॉन्ग साइड जाना हो तो यहाँ कंफर्ट दिख रहा है, कोई स्टॉक या कोई भी सेक्टर? देखिए पावर में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एक दो कंपनीज है जो मुझे लगता है कि बहुत ही सॉलिड कंपनीज है। एक तो ट्रांसटेल लाइटिंग जो काफी पहले पब्लिक इशू आई थी, तो ये करीबन 750 का लेवल है, यहाँ पे भी 4,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इस साल कम से कम 400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और दूसरी आरपीजी ग्रुप कंपनी जो टीएनडी स्पेस में बहुत बड़ा काम कर रही है, दैट इज केईसी, ये भी 850 845 में चल रहा है। देखिए ऐसे स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट आता है तब बहुत तेजी से आता है। यहाँ पे कंपनी के पास 40,000 करोड़ के ऑर्डर है, इस साल 600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। बहुत ही बेहतरीन टीएनडी स्पेस में ये काम करते हैं, और रेलवे फिर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन में काम है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। हालांकि ये स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से मुझे लगता है बहुत अच्छा नंबर आएगा। इनफैक्ट ट्रांसटेल में हमारा टारगेट प्राइस करीबन 900 रुपया है, और केईसी की बात करें तो करीबन 1100 रुपया का। तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा आपके पेशेंस के लिए। बट ये थोड़ा सा आपको बाय ऑन होल्ड का मामला है, और नंबर्स आएंगे उसके बाद कमेंट्री आएगी और अगले साल का आउटलुक पता चलेगा, तो मार्केट इस लेवल पे जरूर थोड़ा सा और इनको रेट करेंगे। तो एक बात देखो अविनाश सर, आपने ये की वैल्यू चेन की बात की, तो पावर में डायरेक्ट पावर प्ले की, पावर बहुत बड़ा सेक्टर है, रिन्यूएबल की कंपनियां अलग हैं, जनरेशन की कंपनियां अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां अलग हैं, प्लस ये जो वैल्यू चेन की कंपनियां ये अलग हैं। सो इस स्पेस पे आप कैसे पोजीशनड हो, बाय मतलब डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे, या जनरेशन में किस पे प्रेफरेबल हो, रिन्यूएबल में जाओगे कि कोल थर्मल में जाओगे, कैसे देख रहे हो इसको? नहीं, हमारे मानने से तो देखिए पावर जनरेशन में तो आपको टाटा पावर या अडानी पावर, ये बड़े कंपनीज में जरूर एक थोड़ा पोजीशन लेना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग ये भी बहुत बड़े विकल्प है। जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने आपको केईसी इंटरनेशनल बोला, उसके बाद अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो पीएफसी है, आरईसी है, ये भी कंपनियां हैं जो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए थर्मल एनर्जी को लेके ये दो तीन विकल्प है। अगर क्लियरली आप सोलर की बात करें तो मुझे लगता है कि जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है
तो वहां पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि सोलर में कोई प्रॉब्लम है। देखिए अगर वारी का नंबर आप देखो या अल्पेक्स सोलर का देखो, सारे कंपनी बहुत बड़ी ऑर्डर बुक पे बैठे। इनफैक्ट मैं कल पढ़ रहा था कि विक्रम सोलर को भी करीबन 350-400 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा स्पेस है जो, अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है, तो अच्छा इंटीग्रेटेड प्लेयर होगा जो पूरा पैनल से लेके सेल तक काम करता है। वहां पे निवेशित रहिए, क्योंकि भले ही कोई बड़ा नॉइज मार्केट में हो कि ओवर सप्लाई होने वाला है, मार्केट में मार्जिन कम होने वाले, बट नंबर्स फाइनली अभी भी दिखा रहे हैं कि पोटेंशियल कम से कम अगले 12-18 महीने का अभी भी इंटैक्ट है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको अपना पावर का पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करके काम करना चाहिए। ओके, तो पावर के पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग दिख रही है। एक ये पीएफसी, आरईसी और आयरेडा, ये और आप देख लो ज़रा, क्योंकि पीएफसी आरईसी दोनों में वैल्यूएशन कंफर्ट वहीं आ गया जहाँ से चले थे। 3 के पी से चल के 30 के पी तक गए थे, वापस 30 के पी से सरक के 3 के पी पे आ गए। और प्लस आयरेडा नंबर्स ठीक हैं, स्टेबल हैं और है भी वेल पोजीशनड। तो ये जो पावर फाइनेंसिंग के ये 3 प्लेयर हैं, इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? तो देखिए इरडा और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने कहा कि इनके लिए भी रनवे काफी बड़ा है, क्योंकि ओवरऑल पावर जनरेशन की जो इन्वेस्टमेंट है, कैपेसिटी है, वो अगले कंट्री में 5 और 10 साल में काफी बढ़ेगी। इरडा में भी अगर हम देखें तो नंबर्स हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इनकी जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है और जो रनवे है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि जिनको प्योरली मोमेंटम पे खेलना है उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है, तो इरडा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। रिन्यूएबल स्पेस में जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो अभी भी काफी हेल्दी है। तो थोड़ा सा स्लो मूवर्स होंगे कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन, बट डेफिनेटली इसमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। अविनाश सर, आप कार्यक्रम में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? नहीं, इनफैक्ट सुमित, जो भी स्टॉक्स हमने आज बात की है, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास हो। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन शेयर्स में नहीं।